अस्सलाम वालेकुम। तो जनरल साइंस में जो एफए का सिलेबस है उसके 10 मार्क्स हैं और ये जीके की तरह उतने मुश्किल नहीं होते। एक बार पढ़ लिया तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये साइंस का है और पर्टिकुलरली फिजिक्स का टॉपिक है। आज हम यही पहला वाला पार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने यही टॉपिक्स लिखे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। हालांकि पढ़ने को बहुत पढ़ सकते हैं बट आई ट्राई टू मेक इट एज मच एफए ओरिएंटेड, जितना उन्होंने टॉपिक दिए हैं उसी के ओरिएंटेड। हाँ, कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, यही चीज़ें। सो वी विल सी दैट। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, अगर हमें डिस्टेंस नहीं पता होगा तो स्पीड पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल, सो डोंट वरी। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल में असल में जो पाथ ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। यानी कि पाथ लेंथ है ये, जहाँ से असल में ऑब्जेक्ट चला हुआ है। हैज़ नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये सिर्फ इतना बताता है कि कितना चला है, ये नहीं कि किस डायरेक्शन में चला है। ये स्केलर है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उन्हें हम स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चला है, यहाँ तक पहुँचा है, इस रास्ते से चला है, तो इस केस में डिस्टेंस ये पूरा काउंट होगा। 3 + 4 डिस्टेंस 7 मीटर आ जाएगा इस केस में। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, जो सबसे छोटा रास्ता है इनिशियली जहां पर हम थे, फाइनली जहां पर हम पहुंचे, उन दो पॉइंट्स को जो मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हैज़ डायरेक्शन, ये इसके पास डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लिहाजा ये वेक्टर है। जिसके पास डायरेक्शन होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं। जैसे कि ये इस डायरेक्शन में आता है, इट कैन बी टूवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, टूवर्ड्स अपवर्ड्स, टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स। एंड उसके बाद आता है स्पीड। हाउ फास्ट, स्पीड जनरली हमें पता है स्पीड होता है कितना तेज चल रहा है, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये भी स्केलर होता है। अगर हम इसकी फॉर्मूला देखें तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। स्पीड बराबर आता है, स्पीड सिर्फ इतना बताता है कि कितना तेज चलता है, नॉट इन विच डायरेक्शन, राइट। ये भी स्केलर है, ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस केस में, अगर ये यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने 1 मिनट लिया है, तो हम कहेंगे कि स्पीड है 7, जो कि ये 3 और 4 चल चुका है, 7 मीटर पर मिनट। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जो कि आपको अगर ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 5 मीटर आ जाएगा, फेमस ट्रायंगल 3 4 5। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ जाएगा। अगर अब हम डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। जिस तरीके से स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, उसी तरीके से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। वेलोसिटी बताता है हाउ फास्ट एंड वायर, दोनों चीज़ें, कितना तेज और कहाँ। इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, हैज़ डायरेक्शन, और लिहाजा ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे हम टाइम से डिवाइड करेंगे, वहां से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने जैसा कि अभी केस लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में से 1 मिनट लग गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 5 मीटर है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर मिनट। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में बेशक इस रास्ते से गया हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ ही कंसिडर करेंगे। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 मीटर पर मिनट। सो कमिंग फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी चेंज होती है, अभी कुछ थी वेलोसिटी, फिर चेंज हो गई, चाहे वो डायरेक्शन की वजह से चेंज हुई या चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ कोई गाड़ी चल रही थी जिसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड, कुछ आगे बढ़ गई, इसकी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ये भी चेंज इन वेलोसिटी है। उसके बरअक्स ये भी चेंज इन वेलोसिटी है, अभी 3 मीटर पर सेकंड थी टूवर्ड्स ईस्ट, अब हो गई इस डायरेक्शन में, इसने
यू टर्न लिया, अब इस डायरेक्शन में हो गई 3 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स वेस्ट, ये भी डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, ये भी एक्सेलरेशन माना जाएगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है। एक्सेलरेशन यही है कि जब वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना चेंज आया है, कितने टाइम में आया है, वही बताता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि है चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम टेकन, उसमें कितना टाइम लग गया उस चेंज में, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसके बाद अगर हम मोमेंटम की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे न्यूटन सेकंड लॉ आ जाएगा, उसमें मोमेंटम यूज होता है, दैट्स वाई। मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के। मास को जब हम वेलोसिटी से प्रोडक्ट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, वो देता है मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, एम इंटू वी, वेयर एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका मास है 5 kg और जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, 5 हो गया मास और 10 हो गई वेलोसिटी, 50 kg मीटर पर सेकंड, राइट। उसके बाद आता है ये इस सिलेबस में भी मेंशन है मास एंड वेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है? मास होता क्या है बेसिकली, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, जो कितना मैटर है किसी बॉडी में, कितना पार्टिकल, कितना मैटर भरा हुआ है किसी बॉडी में, उसको हम कहते हैं मास। फॉर एग्जांपल 3 kg है कोई ऑब्जेक्ट, इट इज यूनिवर्सल सेम ऑन अर्थ एंड मून। ये मास यूनिवर्सल होता है, कहीं भी ले जाओ ऑब्जेक्ट को हमेशा सेम ही आ जाएगा, जितना अर्थ पे आ जाएगा मून पे भी उतना ही आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैटर तो क्वांटिटी ऑफ मैटर तो चेंज उसमें नहीं हो जाएगा। इट इज यूनिट इज kg, इसका यूनिट kg है। उसके बाद है वेट। वेट क्या होता है, जैसे कॉमन लैंग्वेज में तो हम एक ही बात समझते हैं मास वेट, लेकिन फिजिक्स में ये डिफरेंट है। वेट होता क्या है, वेट असल में मास को नहीं कहते, वेट का यूनिट केजी होता ही नहीं है। वेट हम फिजिक्स में फोर्स को कहते हैं, फोर्स विच अर्थ अप्लाइज ऑन ए बॉडी, ये वो फोर्स है जो अर्थ एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वो कशिश होती है ना अर्थ की, जो वो वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगाए, कितना लगाएगा उसको हम कहते हैं वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 3 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पे अर्थ तकरीबन 30 न्यूटन, कंसिडरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी स्मॉल जी इज इक्वल टू 10, उस पे 30 न्यूटन लगाएगा अर्थ फोर्स, तो इसका यूनिट न्यूटन है, क्योंकि ये फोर्स है, ये वेट नहीं है, ये मास नहीं है, इसका केजी यूनिट नहीं है, इसका ये फोर्स है, लिहाजा इसका यूनिट न्यूटन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिफरेंट ऑन मून एंड अर्थ, ये मून और अर्थ पे डिफरेंट आता है वेट, याद रखना। मास डिफरेंट नहीं आता, मास यूनिवर्सल होता है, लेकिन वेट डिफरेंट आता है, क्योंकि जो फोर्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, वो डिफरेंट होगा जो मून उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। इट इज यूनिट इज न्यूटन बिकॉज इट इज ए फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट न्यूटन है क्योंकि ये फोर्स है, ये नहीं है केजी, ये मास नहीं है। वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाई 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मून पे वेट आता है वो जो अर्थ पे आता है उससे 6 गुना कम होता है, इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ। जितना वेट अर्थ पे आ जाएगा उसका 1/6 मून पे आ जाएगा, यानी मून पे कम होगा वेट कंपेयर टू वेट ऑन अर्थ। वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट जो होता है वो बराबर आता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ की होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेशंस के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। m इंटू जी वेट के बराबर होता है। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, नो डाउट अबाउट इट, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा वेट भी होगा उसका, लेकिन वेट एंड मास आर 2 डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज वेट इज फोर्स एंड मास इज amount of substance contained in a body. So now coming to the इनर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आ जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट स्टेट, मोर द मास मोर इट इज इनर्शिया। ओके, इनर्शिया किससे हम कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे ये रेजिस्ट करता है चेंज इन इट स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बैठना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसका स्टेट चेंज हो, वो मोशन में नहीं आना चाहती। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ऑलरेडी है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, वो चाहेगा कि वो चलता रहे यूनिफॉर्म मोशन में ही। इसी ऑब्जेक्ट को जो ये ऑब्जेक्ट अपोज करता है चेंज इन स्टेट को, अपने ही स्टेट में रहना चाहता है, जिस तरीके से है उसी में रहना चाहता
जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप फोन चला रहे हो, आप नहीं चाहते कि आप पढ़ाई करो, सो यू रेजिस्ट दैट चेंज इन स्टेट। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इनर्शिया। मोर द मास मोर इज इट इज इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 10 kg का ऑब्जेक्ट है, कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी इसे मोशन में लाना ज्यादा मुश्किल होगा कंपेयर टू 5 kg ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर ये चलता ही अब होगा, ये चलता है और ये भी चलता है, इसे रेस्ट में लाना भी मुश्किल होगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा, और इसे कम एफर्ट लगेगा रेस्ट में लाने का। लिहाजा इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसका इनर्शिया, उतना मुश्किल हो जाएगा उसका स्टेट चेंज करना। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो नाउ कमिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, उससे हम पहले नाम ये भी जरूरी है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ गैलीलियो। ए बॉडी एट रेस्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, ए बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है या जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो रहेगा रेस्ट में ही और यूनिफॉर्म मोशन में रेस्पेक्टिवली। अगर रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहेगा कि यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। Until and unless an external force acts on it, जब तक कोई बाहर से इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। लिहाजा आपने इनर्शिया, ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी डिफाइन करता है जब तक हम उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाते। अब सवाल यह है कि ये तो समझ में आता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो रेस्ट पे ही रहता है जब तक हम उसे धक्का नहीं मारते, लेकिन जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो वो तो खुद ब खुद रेस्ट पे आता है। हाँ आता है, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं आता है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है विच ब्रिंग्स इट टू रेस्ट। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, जी हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा अपने मोशन में। सेकंड लॉ की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है जो फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बल्कि इक्वल ही होता है टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जैसे मोमेंटम हमने पीछे पढ़ा था ना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब उसी मोमेंटम में चेंज जितना आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम का चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन, उसका रेट, चेंज का रेट, वो उसके बराबर होता है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब इसकी हम डिराइवेशन फाइनली, जब इसका फॉर्मूला होता क्या, आता क्या है, वो कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर होता है जितना मास होगा ऑब्जेक्ट का इनटू जितनी एक्सेलरेशन उसकी आ जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद थर्ड लॉ आता है, वेरी फेमस लॉ, आपने सुना ही होगा, आप किसी को थप्पड़ लगाओगे तो वो आपको वापस लगाएगा। थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन हो, एक्शन क्या है, एक्शन यहाँ पे फोर्स है, कोई भी एक्शन हो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आता है। इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, अगर 10 न्यूटन का चपात लगाओगे तो वो भी 10 न्यूटन का चपात लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर ये ईस्ट की तरफ होगा तो रिएक्शन वेस्ट की तरफ होगा, अगर एक्शन ईस्ट की तरफ है तो रिएक्शन वेस्ट की तरफ है, राइट। डायरेक्शन अपोजिट होगा, और डायरेक्शन को हम फिजिक्स में कैसे डिनोट करते हैं, माइनस साइन से। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा माइनस है, विच मीन्स देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। द बॉल अप्लाइज इक्वल फोर्स ऑन अर्थ एज द अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन बॉल। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, यहाँ पे ये बॉल है, अगर जितना फोर्स ग्रेविटेशनल, जी हाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ बॉल पे लगाता है, ये तो हमने सुना है अर्थ बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उतना ही ग्रेविटेशनल ही फोर्स बॉल अर्थ पे भी लगाएगा। जी हाँ, F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन F1 इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। अर्थ पे अगर ऊपर की तरफ लगेगा, बॉल पे नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन आप कहोगे कि अर्थ तो, बॉल तो नीचे आती है लेकिन अर्थ तो ऊपर नहीं जाती। जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज अर्थ का
मास बहुत ही ज़्यादा है और उसका एक्सेलरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल आता है और वो ऊपर नहीं चढ़ता लेकिन बॉल नीचे गिरता है। नेगेटिव साइन मीनस अपोजिट डायरेक्शन, जो ये नेगेटिव साइन है ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है। F1 इज इक्वल टू -F2, इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।